नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महासंग्राम 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। उम्मीदवार चुनावी मैदान में वार पलटवार करने में जुटे हैं और गुरुग्राम हरियाणा की जो महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल सीट है, यहां पर भी केंद्र में मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह मैदान में हैं। एक बार फिर जीत के लिए जोर आजमाइश में उलझे हुए हैं। ऐसे में ये सीट काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गई है। जिस तरीके से समीकरण यहाँ पर बन रही हैं और क्या वो देख रही हैं और जीत को लेकर क्या है उनके वादे, क्या है इरादे, इसी पर बात करेंगे। राव साहब, आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है सर इस चुनावी मुकाबले में आपको? जैसे जैसे ये चुनावी मुकाबला आगे बढ़ रहा है, आप चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, कई तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो आ रही हैं लोगों से कनेक्ट करते हुए, क्या वादे, क्या इरादे आप बताएंगे इस सीट को लेकर? देखिए, हर चुनाव एक चुनौती होता है और हम एक चुनौती के तौर पे इस चुनाव को भी ले रहे हैं। और हमने शुरू किया था कोई 10 एक दिन पहले, धीरे धीरे हमने अपना चुनाव प्रचार आगे बढ़ाया है और उसका महत्व भी आज के दिन हमारे को नज़र आ रहा है कि हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है कि शुरुआत से ज़्यादा ना करें, धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। तो आज के दिन अच्छा खासा माहौल बन गया है और हमारे को जीत की उम्मीद है। और ये जो समीकरण जब आप देखते हैं, जब ज़मीन पर जा रहे हैं आप, जब लोगों से बात कर रही हैं, क्या वो फीडबैक दे रहे हैं आपको और क्या मांग रख रहे हैं? मांग तो देखो, इलेक्शन के दौरान हम कुछ अनाउंस कर भी नहीं सकते, कोई मांग भी करता है, लेकिन हम तो अपने काम के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है पिछले 8-7 बरस के अंदर, और मैं 8-7 बरस इसलिए कहता हूँ कि 3 साल हमारे कोविड के अंदर नष्ट हो गए थे, तो 7 ही साल हमारे को मिले। इस 7 साल के अंदर जो हमने काम किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, चाहे वो हाईवेज़ हो, जो कि जैसा कि बॉम्बे एक्सप्रेसवे है, द्वारका एक्सप्रेसवे है, गुड़गांव के अंदर हमने मेट्रो, जो पुरानी गुड़गांव है उसके अंदर पहले नहीं था, तो उसका प्रधानमंत्री से हमने शिलान्यास रखवाया है। जिस तरह से एम्स रेवाड़ी के अंदर करवाई है, जिस तरह से हमारा KMP की कुंडली मानेसर पलवल हाईवे था, उसके साथ साथ बगल बगल के अंदर हमने ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भी आज के दिन आयोजित किया है। उस पर काम चल रहा है। 5,600 करोड़ रुपए से उसकी लागत से वो कंप्लीट होएगा और जो KMP के इर्द गिर्द के एरिया हैं, क्षेत्र हैं, उनको पैसेंजर ट्रेन की भी मुहैया सुविधा उपलब्ध होगी। और अगर देखें साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करें, दिल्ली से सटा हुआ राजधानी है दिल्ली, और गुरुग्राम के विकास की बात करें, इस पर आपने कई प्राथमिकताएं तय की थी। बतौर मंत्री, बतौर सांसद, वो कितने काम आप पूरा करा पाए हैं इन लोगों को जिनका फ़ायदा मिलेगा और आप ये कहेंगे चुनाव में कि आपने ये बदलाव किया इस सीट पर? साइबर सिटी तो बन गई है गुड़गांव, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज के दिन जैसे कि राजस्व दिया जाता है किसी एक क्षेत्र से, तो 65 to 70% राजस्व अकेला गुड़गांव देता है हरियाणा को। और यहाँ पे जो इंडस्ट्री आई है उसकी वजह से, सर्विसेज की इंडस्ट्री आई है उसकी वजह से, ये सब मिला करके एक बड़ा फाइनेंशियल हब गुड़गांव आज के दिन बन गया है। मेरा तो प्रयास यही रहा है शुरू से ही, और उसके अंदर 2 चीज़ में तो कामयाब हुआ हूँ मैं गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनवा चुका, और उससे पहले गुड़गांव म्यूनसिपैलिटी को मैंने 2009 के करीब इसको गुड़गांव कॉरपोरेशन बनवा दिया। मेरा आइडिया तो ये था कि जब ये बन जाएंगे, कॉरपोरेशन बन जाएंगे, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी गुड़गांव की बन जाएगी, तो यहाँ जो पैसा उत्पन्न होता है, गुड़गांव के बजट कॉरपोरेशन का जो पैसा हमारा लगता है, वो यहीं पर ही खर्च होगा, यहीं के मेयर के मार्फत खर्च होगा, यहीं के कॉरपोरेटर्स के माध्यम से खर्च होगा। ये मेरी उम्मीद थी जब ये बनाए गए थे। ये तो मेरा जो ये मुहिम थी कि पैसा यहीं पर खर्च हो, वो आधे रास्ते ही अभी चली है, पूरे रास्ते हो नहीं पाता है, क्योंकि अभी भी 2 करोड़ से अधिक अगर कोई प्रोजेक्ट का कॉस्ट आता है तो वो गुड़गांव चंडीगढ़ फाइल जाती है, और चंडीगढ़ में क्योंकि दूर पड़ जाता है गुड़गांव से, तो काफ़ी उसके अंदर टाइम लग जाता है। तो ये अभी तक हमने पूरा करवाना है कि गुड़गांव 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, गुड़गांव क्या सारा हरियाणा आज के दिन 74th और 75th अमेंडमेंट के तहत पूरे तौर के ऊपर कामयाब नहीं हो पाया है। हालांकि ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने 20 साल पहले पास कर दी थी। हमारे बगल के मुल्क हैं, बगल के प्रांत हैं, राजस्थान है, यूपी है, इनमें ये दोनों अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की लागू हो चुकी हैं, जिसके माध्यम से कॉरपोरेशन को पूरा अख्तियार दिया जाता है,
ज़िला परिषद को पूरा अख्तियार दिया जाता है, पंचायती राज को पूरा अख्तियार दिया जाता है। तो ये हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर जो कॉरपोरेशंस हैं उसके अंदर अभी तक ये लागू नहीं हुई है और हमारे को पैसे के लिए चंडीगढ़ से फाइल अप्रूव करवानी पड़ती है। ये थोड़ी सी दिक्कत है, ये अगले 5 साल के अंदर इसको सुलटा देंगे। पहले भिवानी, महेंद्रगढ़ और अब गुरुग्राम सांसद रहे हैं आप, और ये रिकॉर्ड होगा अगर यहाँ बतौर सांसद एक बार फिर जनता जनार्दन आप पर भरोसा करती है तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा। व्यक्तिगत तौर पर कैसे देखते हैं आप गुरुग्राम के साथ अपने संबंधों को, उनकी जनता के साथ अपने संपर्क को? गुड़गांव के साथ तो संबंध मेरे पुराने ही हैं, मैं क्योंकि यहाँ पे मूल रूप से यहाँ का निवासी हूँ, मेरा घर भी यहाँ पे है, मेरे बाबूजी भी यहाँ पे रहते थे और मेरे को ये पिछले कई सालों से अपना एमपी चुनते आए हैं। तो मुझे उस तौर के ऊपर तो कोई शक नहीं कि इस बार भी मुझे लोग अपनाएंगे, और क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली हुई है और अभी भी नरेंद्र भाई मोदी का नाम जो है वो सभी के जहन के अंदर है कि वो उनको तीसरी बार देना चाहते हैं, तो गुड़गांव के अंदर मेरे को वोट आसानी से मिल जाएंगी, ये मेरी उम्मीद है। हमने देखा है दक्षिणी हरियाणा के लिए, विकास के लिए आपको जद्दोजहद करते हुए, लड़ाई लड़ते हुए, चाहे वो पुरानी पार्टी हो या फिर विकास को लेकर जो आपका रोड मैप रहा है उसकी बात हो। दक्षिण हरियाणा के संदर्भ में आप पूरे हरियाणा के विकास की बात करें तो क्या भूमिका आप बतौर अपने देखते हैं? अगर यहाँ पर जिस तरीके से सरकार बीजेपी अगर बनाती है केंद्र में तो भूमिका में मंत्री भी हैं आप, तो क्या नई भूमिका में अगर आप देखते हैं उस पर क्या प्रभाव छोड़ने वाले हैं? आने वाले समय के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हमारे रुके हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको पूरा करवाना ज़रूरी है, समय पे पूरा करवाना ज़रूरी है। उसके अंदर एम्स हमने रेवाड़ी के अंदर जिसका पत्थर रखवाया था 2 महीना पहले, उसको पूरा करवाना ज़रूरी है। रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम जो दिल्ली से लेकर के हम चाहते थे अलवर बॉर्डर तक जाए, शाहजहाँपुर बॉर्डर जिसको बोलते हैं, वहाँ तक जाने की हम सोच रहे थे कि योजना बनेगी, लेकिन योजना सिर्फ दिल्ली से लेकर फ़िलहाल धारूड़ा तक ही बन पाई है। उसके अंदर हमारा बावल इंडस्ट्रियल एरिया है जो कवर नहीं हो पाया है। नीमराणा का जो सटा हुआ राजस्थान के साथ इंडस्ट्रियल एरिया है वो कवर नहीं हो पाया है। तो इस योजना को हमको थोड़ा सा विस्तार देने की ज़रूरत है और अगले 5 साल के अंदर इसको हम शाहजहाँपुर बॉर्डर तक या नीमराणा तक ले जाएंगे। एक तो ये बात हमारी है। गुड़गांव के अंदर हमारे को जो ये मेट्रो बनी है इसको जल्दी से जल्दी लागू करना होगा। हमारी डिफेंस यूनिवर्सिटी भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी बिनोला गांव के अंदर पहले प्रस्तावित थी, उसके लिए अभी भी प्रस्तावित है, लेकिन इसकी पार्लियामेंट के अंदर बिल पास नहीं हो पाया है। तो अभी तक सिर्फ 4 दीवारी ही इसकी बन पाई है। डिफेंस यूनिवर्सिटी को हमने लागू करवाना है, ये भी मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और इसके अंदर जो विवाद है जिसकी वजह से डिफेंस यूनिवर्सिटी का बिल अभी तक पास नहीं हो पाया है, वो इसलिए है कि उसका वाइस चांसलर कौन बनेगा। या तो कोई फ़ौजी बने, ये फ़ौज चाहती है जिसमें नेवी शामिल हो गई, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये एक तरफ के 3 हाथ हैं हमारी फोर्सेस के। एक तरफ तो ये चाहते हैं कि सर्विसेज का हो, दूसरी तरफ जो हमारी सिविलियन अथॉरिटीज़ हैं, IAS की, IFS की, पुलिस की, वो चाहती है कि इसका वाइस चांसलर कोई सिविलियन हो और प्रो वाइस चांसलर इसका फ़ौजी हो। तो इस विवाद के अंदर ये 2-3 साल फंसा हुआ है, इसको ठीक करवाना है। हाई प्रोफाइल तो ये सीट है ही, क्योंकि हरियाणा का फाइनेंशियल हब है ये, और जो भी गुड़गांव का MP होता है, चाहे वो जाकर के दक्षिण में पूछ लो, चाहे उत्तर में पूछ लो, कहीं पर भी हिंदुस्तान में जाके पूछोगे तो गुड़गांव को सबको मालूम है कि हरियाणा का फाइनेंशियल हब है। तो हाई प्रोफाइल सीट तो ये पहले से ही थी, पिछले कम से कम 20 साल से तो है ही। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इसके ऊपर फोकस किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारी भारत सरकार की तरफ से, तो उसके नाते लोग सोचते हैं कि हमको राहत मिली है। एक टोल प्लाज़ा दिल्ली और गुड़गांव के बीच के अंदर था, वो हमने हटवा दिया था, आज से कोई 6-7 साल पहले हटवा दिया था। दूसरा जो टोल प्लाज़ा है जो खेड़की दाला के अंदर है,
वो द्वारका एक्सप्रेसवे अभी पूरा नहीं हुआ है। द्वारका एक्सप्रेसवे जिस टाइम पूरा हो जाएगा उस टाइम हम उम्मीद करते हैं कि इसको हटा करके और ये आगे कहीं एक्सटेंड कर दिया जाएगा। राज बब्बर की चुनौती को कैसे देखते हैं आप? इस सीट पर उनको मैदान में उतारा गया है। प्रतिद्वंदी को तो प्रतिद्वंदी के तौर पे ही देखते हैं, किसी को हल्के में मैं नहीं आंकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड हमारी भारत सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रहा है, जिस तरह का मैं अपने पिछले 20 साल के अंदर गुड़गांव के लिए सब जगह सभी वर्गों से मिलजुल करके रहा हूँ, जिस तरह से लोगों ने मुझे अपना अपनाया है, तो मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन के अंदर मुझे जीत अच्छी खासी होगी, पहले से अव्वल होगी। आपने जिक्र किया है इस पर, इस सीट को लेकर आपका जो अपना जो व्यवहार है, आपका जो परिवार है, और ख़ास तौर से स्वतंत्रता सेनानी जिनकी बात होती है, राव साहब की, तुला राव की बात होती है, तो जो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन बाहरी उम्मीदवार बताया जा रहा है, ये भी सवाल उठे हैं राजनीतिक तौर पर, उसको कैसे कहेंगे आप? क्या राज बब्बर को बाहरी उम्मीदवार कहेंगे आप? देखो, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी लोकसभा का चुनाव कहीं से भी लड़ सकता है, उसको अगर वोट हिंदुस्तान के अंदर उसकी बनी हुई होगी तो। लेकिन जिसका हरियाणा से कोई नाता नहीं रहा हो, आना नहीं रहा हो, जाना नहीं रहा हो, तो उसको तो दिक्कत पड़ती ही है, तो लोग तो कहेंगे ही कि ये भारी है। अच्छा, ये जो सीट है और ख़ासतौर से बीजेपी के वोट बैंक की बात की जाती है, तो शहरी वोट बैंक का जिक्र होता है, और ग्रामीण बेल्ट की बात होती है, वोट बैंक की बात होती है, तो उसमें चुनौतीपूर्ण रहता है। आप दोनों को कैसे साध लेते हैं? देखो, वैसे तो हम ना देहात के नाते ना शहरी के नाते वोट मांग रहे हैं लोगों से, हम तो भारतवासी के नाते, नेशनलिज्म के नाते, भारत राष्ट्र को विकसित बनाने के नाते लोगों से वोट मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर उस तौर पे देखा जाए तो मेरे पास ये सुविधा है, समझ लो कि मेरे अपब्रिंगिंग की वजह से, कि मैं शहरी लोगों के साथ भी अच्छे तौर पे मिलजुल कर सकता हूँ, और गांव के अंदर अगर खाट पे बैठ करके हुक्का बजाना हो तो वहाँ भी मैं इक्वली कंफर्टेबल हूँ। तो मेवात हो, चाहे रेवाड़ी हो या गुड़गांव का शहर हो, सभी तीनों जगह के ऊपर मैं इक्वली कंफर्टेबल हूँ। मेवात में इसलिए कि मेरा हवाला स्वतंत्रता सेनानी का जिक्र आपने किया कि जब 1857 का युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो उस टाइम के ऊपर मेवात के लोग और मेरे दादा राव तुलाराम की फ़ौज दोनों मिल करके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े थे। और इसका कोई परिणाम चाहे तो मिर्ज़ा गालिब की किताब में इसका जिक्र भी है। और चीन के बॉर्डर पर तो चुनौती थी अहिरवाल बेल्ट के लोग, और उन्होंने इसको बखूबी सामना किया था। अहिर रेजिमेंट की मांग उठती रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर के अभी भी हमारे कुछ बच्चे खिड़की दौला प्लाजा के पीछे एक साइड को तंबू के अंदर बैठे हुए धरने पे मांग कर रहे हैं। हमने प्रयास किया है, मैंने तो खुद 3-4 बार विभिन्न डिफेंस मिनिस्टर्स से बातचीत करी है, उनके साथ पत्रचार भी हुआ है, लेकिन अभी तक हमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन अभी भी लोगों का जोश जारी है, उम्मीद भंग नहीं हुई है। आने वाले समय के अंदर देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो हम देख रही हैं कि ये चुनावी मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग मुद्दे छाए हुए हैं, राष्ट्रीय मुद्दों की भरमार है, तो स्थानीय मुद्दे भी हैं। आप इस सीट पर किन मुद्दों को देखते हैं? क्या आपने उनका फीडबैक लिया है? क्या चुनौतीपूर्ण मुद्दे हैं जिनकी पहचान आपने की है और उसके आधार पर अपनी रणनीति बनाई है? देखिए, हमारे जो अपोजिशन है ना, वो केंद्रीय मुद्दों के ऊपर तो कम से कम हमारे से बहस नहीं करती, क्योंकि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर और विकास के ऊपर। तो वो सभी को नज़र आ रहा है, रेलवेज़ नज़र आ रही है, रोडवेज़, एक्सप्रेसवेज़ नज़र आ रहे हैं, मेट्रोज़ नज़र आ रहे हैं, तो उसके ऊपर बहस वो नहीं करते हैं हमारे से, ना ही उसको वो उठाते हैं। वो उठाते हैं स्थानीय मुद्दों को। आज के दिन मैं तो यही लोगों को समझा रहा हूँ कि केंद्र का इलेक्शन होता है केंद्र के मुद्दों के अधीन, और जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, कॉरपोरेशंस के होते हैं, एमएलएस के होते हैं, वो ज़िला परिषद के होते हैं, उसके मुद्दे अलग होते हैं। उसका केंद्र के मुद्दों से जोड़ना उचित नहीं है,
क्योंकि आज के दिन हम राष्ट्र की सरकार बना रहे हैं और किसी गांव के गली के अंदर अगर कोई काम नहीं हुआ है तो वो केंद्र के एमपी का या केंद्र का काम नहीं होता, या तो कॉरपोरेशन का होगा या वहाँ के कॉरपोरेशन नहीं तो म्यूनसिपैलिटी का काम होगा। तो इनको दोनों को जोड़ करके देखना मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक नहीं है। आप केंद्रीय मुद्दों के ऊपर ही सोच करके देश के विकास के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए अपना मत का प्रयोग करें। और जिस तरीके से विपक्ष ने मुद्दा बनाया हुआ है संविधान को लेकर, संविधान बचाने का आंदोलन वो कर रही हैं, इसके अलावा रोजगार का वो जिक्र करते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे उठाते हैं, साथ ही अन्य मुद्दे वो उठाते हैं, विपक्ष के इन मुद्दों का सामना आप कैसे करेंगे? ये भी एक मुद्दा है कि भाई जब ये इतनी जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद ये सोचते हैं हमारे वाले ऑपोजिशन वाले कि अगर हम ये शगुफा छोड़ दें कि हम यानी कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर परिवर्तन करना चाहती है, उसको स्क्रैप करना चाहती है, रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहती है, तो उसके बाद मैं स्पष्ट कह रही हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन के हित में है, कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देश को चलाना चाहती है। और जो ये बात कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंश्राइंड है कि कमज़ोर लोगों को आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि आप मज़हब के आधार के ऊपर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। वो हम नहीं चाहते कि मज़हब के आधार के ऊपर ये रिजर्वेशन दी जाए। इसी चीज़ का थोड़ा सा विवाद हमारा है। और जो लोग हमारे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं, वही लोग रिजर्वेशन मज़हब के आधार के ऊपर दे करके और उल्टा हमको डांट रहे हैं, हमको चोर कोतवाल को डांट रहा है कि भाई तुम कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील करना चाहते हो। हमारी कोई मंशा नहीं है, रिजर्वेशन रहेगी और मज़हब के आधार पर नहीं रहेगी। और जिस तरीके से चुनावी मुकाबले में कहते हैं कि जब जैसे जैसे आगे बढ़ता है रणनीति भी बदल जाती है, उसके मुताबिक चुनाव प्रचार भी होता है, कैंपेन भी होता है। राव इंद्रजीत सिंह ने वो क्या प्लान तैयार किया है जिस पर इस सीट पर दोबारा वापसी सुनिश्चित हो, और साथ ही क्या बतौर सांसद आपकी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं, इस बार क्या जनता से वादा करने वाले हैं आप? मेरी जो कोर स्ट्रेंथ है वो मेरे परंपरागत तौर के ऊपर जो मेरे वर्कर्स हैं सो हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं सो हैं। ये दोनों मिलकर के मैं समझता हूँ कि मेरे को ये बढ़त देते हैं। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि जब ये दिन रात एक करने को तैयार हैं, देश के निर्माण के अंदर नया बच्चा आज के दिन अपनी पहली वोट जो डालेगा वो चाहता है कि जब मैं पहली अपनी वोट डालूँ तो देश को विकसित बनाने के लिए, देश के निर्माण के लिए पहली वोट डालूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी कोर स्ट्रेंथ है। और आने वाले समय के अंदर जो मुद्दे रह गए हैं जिनके ऊपर हम अमल पूरे तौर के ऊपर नहीं कर पाए हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले आप बातचीत में किया है, इन मुद्दों को हम अमली जामा पहनाएंगे पूरे तौर के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि 5 साल के अंदर जो आने वाले 5 साल हैं ज़्यादा काम कर पाएंगे। 9 विधानसभा हैं गुरुग्राम सीट पर। 9 विधानसभा की अगर बात करें तो वो कौन सी विधानसभाएं हैं जहां पर आप बढ़त बनाते हुए देख रही हैं, या वो कंफर्टेबल लग रही हैं आपको, जिन विधानसभा में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? गुड़गांव और बादशाहपुर 2 बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। यहाँ पर मेरे को तो अच्छी खासी बढ़त मिल जाती है। जो मेवात के अंदर मेरे को ढील मिलती है या मैं हारता हूँ मेवात के अंदर अब तक, तो सोना और बादशाहपुर और गुड़गांव ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में से काफ़ी हैं उस पुरानी मेवात वाली घटत को बराबर करने के अंदर। और फिर पटौदी और रेवाड़ी जो ऐसे हल्के हैं वो हमारे को मेरे ख्याल से 1-1 लाख वोट से जिताएंगे। और नूह एक बड़ा क्षेत्र है, जिस तरीके से नूह पर आपका फोकस रहता है, इस बार क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं नूह विधानसभा क्षेत्र को लेकर? अभी तक तो मैं नूह से हारता ही आया हूँ। 3 हल्के हैं नूह के मेवात के जो अल्पसंख्यक लोगों के कहे जाते हैं, उसमें थोड़े बहुत हिंदू हैं और ज़्यादातर वहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं। हर बार वहाँ पर से मेरे को शिकस्त मिली है और गुड़गांव ने और बादशाहपुर ने उसको कवर करके जिताया है। आगे और से भी जीता हूँ, लेकिन इस बार मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मेरे को पहले की निस्बत
मेवात के अंदर भी अच्छी खासी वोट मिले, कम से कम बढ़त तो होगी ही। आपको इस बार क्यों उम्मीदें हैं वहाँ से, खास तौर से क्या वो वजह मानते हैं आप कि आपने जो मुद्दे उठाए हैं उस वजह से, या फिर एक विवाद हुआ था उस दौरान भी आपने उनका साथ दिया, उनकी आवाज़ उठाई, वो बड़ी वजह मानते हैं आप? मैं तो लगातार जो चाहे लोगों ने मेरे को वोट दिए हों या ना दिए हों, पार्टी की नीतियां भी यही रही हैं कि चाहे कोई हमारे को वोट दे आज या ना दे, आने वाले समय के अंदर शायद दे सकता है, तो उनका बराबर से विकास होता रहना चाहिए। तो मेवात के अंदर भी बहुत विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि उन्हें महसूस हो गया कि भाई बीजेपी हुआ नहीं है, हमको खाएगी नहीं, सरकार अगर बन भी जाती है तो हमारे यहाँ फिर भी डेवलपमेंट हो जाती है। एक गांव के आपको बता दूं, ये ऐतिहासिक है कि हम अब जब नौकरियां देते हैं तो नौकरियां देते हैं सिर्फ रिटर्न के आधार के ऊपर। जो इंटरव्यू हुआ करते थे 20 नंबर के हम दिया करते थे, जिससे ऑल सॉल्व हो जाया करती थी, वो रद्द कर दिए गए। एक गांव एक जूनियर इंजीनियर्स के 10 पोस्ट थे, उसमें से 9 पोस्ट अकेले मेवात को गए। तो कोई भेदभाव नहीं होने कोई देंगे? भेदभाव नहीं हुआ। तो इस तरह से कई नौकरियां भी मेवात के अंदर गई हैं। और जो फिर आपने दंगे का जिक्र किया, तो उसके अंदर मैंने तो यही कहा है कि भाई जहाँ ये ब्रिज मंडल यात्रा जो हमारे यहाँ मेवात के अंदर होती है, वो मतलब परिक्रमा करते हैं पहाड़ की, तो मेवात में से भी गुजरती है, सैकड़ों साल से गुजरती आ रही है। तो जब ब्रिज मंडल यात्रा के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, तो इस बार ये क्यों करवाई जा, क्यों हो रहा है ये इस तरह का दंगा? तो मैंने जायज़ इस बात को जायज़ कहने की कोशिश करी। पानी उसके अंदर जो आग लग रही थी उस पर मैंने पानी फेंकने की कोशिश करी, उसका भी लोगों को एहसास है। लोग यूँ कहते हैं कि कम से कम जायज़ बात कहने के लिए तो तैयार होता है हमारा, अगर नुमाइंदा है, अच्छा हमने वोट दी हैं ना दी हैं, पर हमारा नुमाइंदा तो है, और जब कोई हमारे पर दिक्कत आती है, महसूस होती है, जायज़ बात कहने को तैयार है। और जब चुनौती की बात करते हैं, ख़ासतौर से राजनीतिक तौर पर राज्य सरकार की भी बात होती है, उसकी भूमिका की भी बात होती है। बीजेपी सरकार ने भी जिस तरीके से यहाँ पर विधानसभा में कामकाज किया है और अब परिवर्तन भी हुआ है, क्या आप देखते हैं कि इस क्षेत्र में ख़ासतौर से गुरुग्राम सीट पर उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है, लाभ मिला है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार का फ़ायदा हुआ है? वो तो पहले भी थी, 10 साल से डबल इंजन की सरकार हमारी है। पार्टी अक्सर सोच विचार करके परिवर्तन करती है। तो मनोहर लाल जी को उन्होंने लोकसभा लड़ा दिया और नायब सिंह सैनी जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो इसका प्रभाव लोकसभा के इलेक्शन पे तो मैं नहीं समझता कि ज़्यादा असर होगा। इसका प्रभाव अगर होगा और देखने को मिलेगा तो विधानसभा के इलेक्शन आएंगे, उस टाइम देखने को मिलेगा। विधानसभा पर इसका असर मानते हैं? विधानसभा के अंदर हमको मालूम चलेगा कि कितना सकारात्मक फैसला ये रहा है। और आप साहब अगर देखें इस चुनावी मुकाबले में और जिस तरीके से ये चुनावी मुकाबला आगे बढ़ रहा है, अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं जब हम रणनीति के तौर पर बात कर रहे हैं। अब स्टार प्रचारक भी मैदान में होंगे, वो कौन कौन से बड़े चेहरे होंगे इस सीट पर जो प्रचार करते नजर आएंगे? अब हमारे यहाँ तो बड़े चेहरे, सबसे बड़ा चेहरा तो नरेंद्र भाई मोदी का है। चुनाव डिक्लेयर होने से 1 महीना पहले वो मेरे हलके के अंदर 2 रैलीज कर चुके थे। एक रैली करे थे उन्होंने रेवाड़ी के अंदर, जहाँ पे वो एम्स का शिलान्यास करा था। उसके कोई 20-22 दिन के बाद गुड़गांव की मेट्रो का शिलान्यास उन्होंने गुड़गांव नहीं, मैं द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उन्होंने यहाँ पर गुड़गांव के अंदर किया था। तो नरेंद्र भाई मोदी तो हमारे यहाँ हो चुके, अमित भाई आने लग रहे हैं 2-3 दिन के बाद हमारे यहाँ गुड़गांव के अंदर आ रहे हैं। तो इनके अलावा किसी और की मैं नहीं समझ सकता कि आवश्यकता है। तो सीधा मुकाबला जो होगा आपका कांग्रेस के उम्मीदवार से होना है, राज बब्बर से होना है, आप की सीधी चुनौती यहाँ पर देख रहे हैं आप? मैं इंडिया की बात कर रहा था, इंडिया मतलब ऑल इंडिया के अंदर। मेरे यहाँ पर तो कोई ऐसा खास मुकाबला मुझे नज़र आ नहीं रहा। मैं अच्छे वोटों से जीतूंगा। क्या आपका मार्जिन हमेशा बढ़ा है? जब भी आपने मुकाबले में उतरे हैं तो उससे ज़्यादा वोट मिलते रहे हैं, लोगों का भरोसा बढ़ा है। इस बार भी आपको लग रहा है इस बार भी भरोसा बढ़ेगा? मैं जब ये गुड़गांव परिसीमन के बाद गुड़गांव कॉन्स्टिट्यूंसी अस्तित्व में आई तो 2009 के अंदर यहाँ से मैं इलेक्शन लड़ा था। उस टाइम मैं कोई 85-86 हज़ार से जीता था
2009 के अंदर। अगला इलेक्शन 14 के अंदर आया, उस टाइम को मेरे को 1.5 लाख से भी अधिक से 2.5 लाख से अधिक से मेरे को बढ़त मिली थी। 14 के बाद जब 19 में इलेक्शन लड़ा तो मेरे को 3,86,000 वोटों से बढ़त मिली थी। तो इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 5 के ऊपर जाऊँगा मैं। जनाब साहब, आप सीधे कनेक्ट हैं अपने क्षेत्र की जनता से, राज्य की जनता से, क्या बड़ा मैसेज देंगे आप? मैं अपने लोगों को यही कहता हूँ कि आपने मुझे परखा है, पिछले 20 साल से आपका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और आपने देखा है कि आप लोगों की दी हुई ताकत को मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि जितना भी संभव होता है इस ताकत का इस तौर पे इस्तेमाल करता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर विकास हो, बढ़त हो, हमारे देश की नीतियाँ यहाँ पर लागू हों। और आने वाले समय के अंदर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस उम्र में मैं बदलूँगा नहीं, आने वाले समय के अंदर भी आपके लिए पूरे तौर के ऊपर कार्यरत रहूँगा। साहब शुक्रिया, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और ये थे राव इंद्रजीत सिंह, जो कि गुरुग्राम सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं, एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में जीत का दावा और इरादे भी, क्योंकि एक बड़ी हाई प्रोफाइल ये सीट हो गई है, लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर जनता जनार्दन उन पर भरोसा करेगी, ये उनका दावा है। फैसला जनता जनार्दन को करना है। ऐसे में इस सीट के परिणाम पर तमाम निगाहें रहेंगी, तो इंतजार करना होगा। आप बने रहिए टोटल न्यूज़ के साथ। अगले एपिसोड में फिर होगी किसी खास सक्सेस के साथ मुलाकात। आप बने रहिए हमारे साथ और दीजिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।